हेलो। आप ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, लेट्स मूव टू यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से। डे 6 यानी आज ऐसे 500 और उसके कुछ क्वेश्चन। डे 7 कल ऐसे 501, 505 और 510 और उनके क्वेश्चन। डे 8 ऐसे 550 और ऐसे 610 के क्वेश्चन। डे 9 ऐसे 520 और डे 10 ऐसे 530 और उसके क्वेश्चंस। क्योंकि ऐसे 500 अपने आप में बहुत बड़ा है और बेसिक कंसेप्ट्स रखता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अपन ने आज का टाइम दिया है। आइए चालू होते हैं। नाम है अपना SA 500 और ऐसे 500 का नाम है ऑडिट एविडेंस। सो वी आर एट SA 500 audit evidence. Now, what exactly audit evidence means? Audit evidence क्या होते हैं? तो हमको बताया गया था कि information used by the auditor in arriving at a conclusion on which auditor's opinion is based is known as evidence. सेल्स 5 लाख रुपए की दिखा रखी है, तो 5 लाख रुपए की सेल्स के ऊपर आपको अगर कोई कंक्लूजन लेना है तो वो कंक्लूजन आप जब लेंगे तो जो कंक्लूजन आप लेने वाले हैं सेल्स के ऊपर, उसके लिए आप जितनी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे उस इंफॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं? ऑडिट एविडेंस कहते हैं। दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज ऑडिट एविडेंस। वही इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस है जो आप यूज कर रहे हैं। कहा? जब आप कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। तो अब बात आती है कि कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, तो मैंने सेल्स इनवॉइस जैसे है, तो सेल्स इनवॉइस को देखने के लिए कि सेल्स सही रिकॉर्ड है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सेल्स इनवॉइस लूंगा। सेल्स इनवॉइस के बाद मैं बोलूंगा कि अच्छा अच्छा चलो एक काम करो, सेल्स ऑर्डर कहाँ है जिसके अगेंस्ट में तुमने ये सेल भेजा? चलो डिस्पैच किया, तो डिस्पैच ऑर्डर लेके आओ कि डिस्पैच भी हुआ है। और सर डिस्पैच भी हुआ। अच्छा जो सिक्योरिटी गेट रजिस्टर की एंट्री बता दो कि तुमने वाकई में भेजा था। जीएसटी के रिटर्न्स बता दो कि जिनमें मुझे पता चल जाए कि तुमने ये सेल की थी। तो भाई मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे दो, मेरा काम खत्म हो गया। गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो मैंने यूज की ताकि मैं कंक्लूजन पे पहुंच पाऊं, जिससे मैं ओपिनियन बना पाऊं कि हाँ भाई सेल्स अच्छे से रिकॉर्डेड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? ये एमसीक्यू का एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि इसमें इंक्लूड होते हैं काउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसमें इंक्लूड होते हैं डॉक्यूमेंट्स, इसमें इंक्लूड होते हैं वाउचर्स, इसमें इंक्लूड होते हैं स्टेटमेंट्स, इसमें इंक्लूड होती है कंफर्मेशन, इसमें इंक्लूड होते हैं एक्सप्लेनेशन, इसमें इंक्लूड होते हैं क्लैरिफिकेशन। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट से जो समरी आपने निकाल के रखी, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स जिनकी एंट्री आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की है, स्टेटमेंट जो वाउचर के पीछे लगे हुए हैं, उसके बाद आपने जो मैनेजमेंट से कंफर्मेशन मांगी, मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगा, मैनेजमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा, वो सब भी आएगा। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कहलाएंगी? ऑडिट एविडेंस। तो यानी सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट एविडेंस नहीं है।
ऑडिट एविडेंस में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट एविडेंस नहीं। इसके बाद हमने कहा कि जैसे ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव था, to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, thereby enabling the auditor so as to form an express opinion that financial statements are prepared in all material respect in accordance with standards on auditing. जैसा 210 का ऑब्जेक्टिव था, क्या था 210 का ऑब्जेक्टिव? 210 का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, that auditor should not accept the appointment unless preconditions to an audit available and there is a common understanding between auditor and auditee. जैसा 230 का ऑब्जेक्टिव था, that auditor should document all the matter which are available as a record for his basis of opinion and they should become audit evidence to support that he has conducted audit in accordance with the standards on auditing. इस तरीके से ऐसे 500 का भी ऑब्जेक्टिव, और ऐसे 500 का ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो एज टू ड्रॉ अ रीजनेबल कंक्लूजन. डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर to obtain sufficient and appropriate audit evidence so as to draw a reasonable conclusion, enabling the auditor to form an express opinion on financial statement, whether they are free from material misstatement or not. तो कहने का मतलब ये है भाई साहब कि to design and perform audit procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidence so as to draw reasonable conclusion, enabling auditor to form and express opinion on financial statement whether they are free from material misstatement. मैं ऐसी ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करूं, ऐसी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूं ताकि मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए जिनसे मैं एक रीजनेबल कंक्लूजन पे पहुंच जाऊं, ताकि एज एन ऑडिटर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाऊं. तो हम कहेंगे ये है SA 500 के अंदर ऑडिटर का ऑब्जेक्ट. अब बात आती है कि यार ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं. तो हमने पूछा था कि भाई सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है. तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट में सीधी सी बात है कि सफिशिएंसी मींस क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड एप्रोप्रिएटनेस मींस क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. Quantity of audit evidence includes number of audit evidence, while quality of audit evidence includes reliability and relevance. Reliability of audit evidence and then relevance of audit evidence. और मेरे प्यारे बच्चों, relevance of audit evidence के बारे में हमने पढ़ा था कि it is a logical connection of audit evidence with purpose of audit procedure. आइए फिर से आपको समझाता हूं. लैंड एंड बिल्डिंग अगर बैलेंस शीट में 60 करोड़ की दिख रही है, जिसमें से 40 करोड़ रुपए की लैंड है और 20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, तो मैंने कहा भाई साहब मुझे लैंड को पहले तो फिजिकली वेरीफाई करवाओ ताकि मैं एक ऑडिट एविडेंस ले सकूं कि एग्जिस्टेंस में. दूसरा, मुझे उसकी रजिस्ट्री दिखा दो ताकि मैं दूसरा एविडेंस ले सकूं कि वो ऑनरशिप में. तीसरा, मुझे उसका वैल्यूएशन करवा दो ताकि मैं देख सकूं कि उसका वैल्यूएशन सही है. चौथा, मुझे बैलेंस शीट में दिखा दो कि लैंड और बिल्डिंग को अलग करके दिखाया गया है और बिल्डिंग पोर्शन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, लैंड पोर्शन पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया है, ताकि मैं देख लूं कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर भी आपका सही है. तो मुझे 4 एविडेंस चाहिए. इन 4 को क्या कहा जाता है? रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. अब ध्यान देना,
अगर रजिस्ट्री ओरिजिनल होगी तो ही चेक करूंगा क्योंकि वो रिलायबल है। अगर रजिस्ट्री फोटोकॉपी हुई मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं क्योंकि वो रिलायबल। खाली मुझे नंबर से मतलब नहीं है, हर ऑडिट एविडेंस मेरे लिए क्या होना चाहिए, रिलायबल। अगर रिलायबल नहीं है तो वो ऑडिट एविडेंस मेरे लिए किसी काम का नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा हूं तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए कर रहा हूं। आप मुझे एग्जिस्टेंस के लिए इनवॉइस मत बताइए। इनवॉइस बताइएगा जब मैं ऑनरशिप की बात करूं। मैं जो प्रोसीजर लगा रहा हूं उसके साथ मुझे लॉजिकल कनेक्ट चाहिए। मैं अगर एग्जिस्टेंस देखने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहता हूं तो आप मुझे ये मत बताइए कि सर आप फिजिकल वेरिफिकेशन मत कीजिए, आप तो इसकी इनवॉइस देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं भाई साहब, इनवॉइस से मुझे ऑनरशिप कंफर्म होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन से मुझे एग्जिस्टेंस कंफर्म होगा। तो जो रेलेवेंट प्रोसीजर है वो लगाने दीजिए और उससे रेलेवेंट मुझे ऑडिट एविडेंस लेने दीजिए। इसे कहते हैं sufficient and appropriate audit evidence. This is known as sufficient and appropriate audit evidence. क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वांटिटी में आते हैं नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंस और क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस में आती है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब बात आती है कि भाई मैंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए या नहीं लिए, ये कौन डिसाइड करेगा? तो मेरे मालिक, दिस इज प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर whether he has obtained sufficient and appropriate audit evidences or not. But this professional judgment depends on various factors जो अपन आगे देखेंगे। मेरा ख्याल है इस पेज की सारी बातें आपको क्लियर होगी। क्या मैं आगे बढ़ूं? किसी को कोई प्रॉब्लम? चले आगे बढ़े। चलिए। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या है और कितने हैं। रेलेवेंस एक बार और बता दो। रेलेवेंस का मतलब होता है लॉजिकल कनेक्ट। मुझे बताओ, अगर मुझे स्टॉक का एग्जिस्टेंस देखना होगा तो स्टॉक का एग्जिस्टेंस देखने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन रेलेवेंट प्रोसीजर होगी, बस। अगर मुझे एग्जिस्टेंस देखना हो तो मुझे इनवॉइस दिखाओगे तो मैं बोलूंगा यार ये इनवॉइस रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज ये मेरी ऑडिट एविडेंस जो है मेरी पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर से मैच नहीं करता है। मुझे एग्जिस्टेंस चेक करना है और तुम मुझे इनवॉइस ला के दे रहे हो, तो इनवॉइस का इंस्पेक्शन मेरा पर्पस पूरा नहीं करेगा, मुझे एग्जिस्टेंस से ही पर्पस पूरा होगा। अभी समझ में आ गया? चल, अब आती है बात, ऑडिट एविडेंस कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंसेस आर देयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑडिट एविडेंस तीन टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑडिट एविडेंस दो टाइप के। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑडिट एविडेंस होते हैं ओरल ऑडिट एविडेंस, विजुअल ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड ऑडिट एविडेंस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑडिट एविडेंस फिर दो टाइप के होते हैं, ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सोर्सेस विद इन द एंटिटी एंड ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सोर्सेस आउटसाइड द एंटिटी। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, हमने कहा क्या आपके यहाँ पे परचेस मैनेजर अपॉइंटेड है? मैनेजमेंट ने कहा हाँ, हमारे यहाँ परचेस मैनेजर है। मैंने कहा आपके यहाँ परचेस ऑर्डरिंग सिस्टम है क्या? मैनेजमेंट ने कहा हाँ, हमारे यहाँ परचेस ऑर्डरिंग सिस्टम भी है। वेरी गुड। यानी मुझे जो ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं वो सारे के सारे कौन से ऑडिट एविडेंसेस हैं? दे ऑल आर oral audit evidences. Whatever I am getting the audit evidences, those audit evidences are known as what?
ओरल ऑडिट एविडेंसेस, आप मुझे जो ऑडिट एविडेंस दे रहे हो वो सारे के सारे कौन से ऑडिट एविडेंस है? ओरल। मैं आपसे पूछता जा रहा हूं, आप मुझे बताते जा रहे हो। दैट इज नोन एज व्हाट? ओरल ऑडिट एविडेंस। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मैंने कहा मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करना है इन्वेंट्री का। आपने मुझे ले गए और आपने मुझे इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करवा दिया, तो मैंने मान लिया कि दैट इज व्हाट? विजुअल ऑडिट एविडेंस। देख लिया, समझ लिया, हो गया, इट्स गुड, दैट इज कॉल्ड विजुअल ऑडिट एविडेंस। विजुअल ऑडिट एविडेंस के बाद तीसरी बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस? तो मैंने कहा भैया मुझे रजिस्ट्री बता दो। आपने कहा रजिस्ट्री क्यों चाहिए? मैंने कहा ये देखना है मुझे कि बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब आप अगर मुझे रजिस्ट्री दिखाते हो तो मैं कहूंगा कि ये रजिस्ट्री कौन सा ऑडिट एविडेंस है? डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस हमारे पास कितने ऑडिट एविडेंस हो गए? ओरल ऑडिट एविडेंस, विजुअल ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड ऑडिट एविडेंस। तीन चीजें होगी। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस हमारे पास कितने ऑडिट एविडेंसेस हो गए? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस हमारे पास ऑडिट एविडेंस हो गए दो। विजुअल ऑडिट एविडेंस रिपीट कीजिए। ओ भाई साहब, विजुअल ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है? जाना है, स्टॉक देखना है, स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई करना है, विजुअल ऑडिट एविडेंस। नाउ रुक जा भाई आशीष, आराम से। देन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस की बेसिस पर ऑडिट एविडेंस कितने होंगे? तो हम कहते हैं दो होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिट एविडेंस का मतलब ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सोर्सेस विद इन द एंटिटी, यानी सेल्स इनवॉइस, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कैश रिसीट्स, यानी कैश बुक, बैंक बुक, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सब कौन से हो गए? इंटरनल ऑडिट एविडेंस। और ऑडिट एविडेंस फ्रॉम सोर्सेस आउटसाइड द एंटिटी कौन हो गए? परचेस इनवॉइस, रजिस्ट्री, ये सब कौन से हो गए? आउटसाइड। तो कहने का मतलब बेसिस ऑफ नेचर तीन हुए, ओरल, विजुअल और डॉक्यूमेंट्री। सोर्सेस दो हुए, एविडेंस फ्रॉम सोर्सेस विद इन द एंटिटी एंड एविडेंस फ्रॉम सोर्सेस आउटसाइड। अभी हमने रिलायबिलिटी नहीं देखी, रिलायबिलिटी की बात हम करेंगे। अभी हमको ये समझ में आ गया कि ऑडिट एविडेंस विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं। ऑडिट एविडेंस इंटरनल और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक ऑडिट एविडेंस एक्सटर्नल होने के साथ साथ ओरल भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। हम्म एक आदमी है, वो आदमी होने के साथ साथ चश्मा भी लगा सकता है। आई साइट की बेसिस पर वो चश्मे वाला है और जेंडर की बेसिस पे वो आदमी है। अब आप ये मत बोलना कि वो आदमी था तो चश्मा कैसे लगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं कुछ इसी तरह से पूछे जा रहे हैं कि रजिस्ट्री तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फिर वो एक्सटर्नल कैसे हो गई? बावले आदमी, नेचर के हिसाब से डॉक्यूमेंट्री है और सोर्सेस के हिसाब से एक्सटर्नल है। परचेस इनवॉइस नेचर के हिसाब से डॉक्यूमेंट्री है, सोर्सेस के हिसाब से एक्सटर्नल है। सेल्स इनवॉइस नेचर के हिसाब से डॉक्यूमेंट्री है, सोर्स के हिसाब से इंटरनल है। समझ में आया बावले लोगों? आगे बढ़े, उठ पटांग कुछ भी पूछ रहे हो। चलिए, अब ये तो आपने मेरे को पढ़ाया था, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस।
याद करो, आप ही ने मुझे क्लास में पढ़ाया था। याद आया? Audit evidence obtained from sources independent from entity are more reliable than audit evidence obtained from sources within the entity. इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस से ज्यादा रिलायबल एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। कारण कि इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस मैनिपुलेट हो सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बैंक से लाए हुए बैंक स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन संभव नहीं है। दूसरी बात, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो तो इंटरनल ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी भी सुधर जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं सुधरती कि एक्सटर्नल के भी पार हो जाए। तीसरी बात, ऑडिट एविडेंस ऑडिटर जितना हो सके डायरेक्ट ले। एंटिटी के इंटरफेरेंस से अगर आप ऑडिट एविडेंस लेंगे तो वहां रिलायबिलिटी की समस्या हमेशा आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि ऑडिट एविडेंस ऑडिटर तक डायरेक्टली पहुंचे बजाय कि मैनेजमेंट के इंटरवेंशन से। अगली बात, जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस हो उतना ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस होगा। रजिस्ट्री और परचेस इनवॉइस एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस क्यों है? बावले आदमी, रजिस्ट्री तेरे और मेरे घर में नहीं बनती और परचेस इनवॉइस भी तेरे और मेरे घर में नहीं बनती। और ये क्वेश्चन कृष्णा सोनी तो नहीं पूछ सकता है। किसी ने कृष्णा सोनी बन के पूछा हो तो बात अलग है, और अगर ये कृष्णा सोनी ने पूछा है तो फिर मुझे आश्चर्य होना चाहिए ना। इंपॉर्टेंट कि ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है तो दे आर मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस इन ओरल फॉर्म, एंड देन original documentary evidences are more reliable than photocopy or duplicated। और भी यार ये तो बहुत ही क्लियर है, तो आपने ही मेरे को समझाया था, मैं क्या आपको बताऊं। पहला जनरलाइजेशन था एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल ऑडिट एविडेंस। दूसरा था ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू सोर्सेस विद इन द एंटिटी आर मोर रिलायबल देन रिलेटेड कंट्रोल्स। तीसरा था audit evidence directly obtained by the auditor are more reliable than auditor obtained through interference of the entity। चौथा था audit evidence in documentary form are more reliable than in oral form। पांचवा था original documentary evidences are more reliable than photocopy and duplicate audit evidence। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट, बाबू इंटरनल कंट्रोल क्या होता है मालूम? इंटरनल कंट्रोल क्या करता है? क्या करता है इंटरनल कंट्रोल? प्रिवेंट, डिटेक्ट, टाइमली करेक्ट। मटेरियल में स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट, डिटेक्ट और टाइमली करेक्ट करता है। किसको? फ्रॉड एंड एरर्स होने वाले मिस स्टेटमेंट। अब अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा हुआ तो मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कम होंगे कि ज्यादा? कम। तो अगर मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कम होंगे तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन रही वो ज्यादा रिलायबल होगी कि कम? ज्यादा। बस इसीलिए जब भी इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा इंटरनल ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी सुधरेगी, पर इतनी भी नहीं सुधरेगी कि एक्सटर्नल से भी ज्यादा हो जाए। समझ में आ गया बंधु? आगे बढ़े।
चल, अब बात आती है ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर कितने टाइप की होती है? ये चार्ट आपकी सबकी कॉपी में बना हुआ है। और अब आगे आधे घंटे इसी पर चर्चा होगी और फिर ये स्टैंडर्ड खत्म होगा। तो मेरे मालिक, ऑडिट प्रोसीजर दो टाइप की होती है। एक मेन ऑडिट प्रोसीजर, दूसरी असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर। मेन ऑडिट प्रोसीजर कितने टाइप की होती है? दो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किसको कहते हैं? ऑडिट प्रोसीजर टू obtain understanding of an entity and its environment so as to assess the risk of material misstatement। आरएपी मतलब ऐसी ऑडिट प्रोसीजर जिससे हम एंटिटी को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस कर सकें। सर, ये तो सब भूल गए, ये तो कुछ भी याद नहीं, ये क्या बता दिया आपने? कोई बात नहीं, सारा इंतजाम करके आया हूं, मेरे को मालूम था। आओ शुरू हो जाते हैं। ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क का मतलब होता है ऑडिट रिस्क का मतलब होता है रिस्क दैट ऑडिटर इशू एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब मतलब ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे देगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट के होते हुए ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा, ये ऑडिट रिस्क। क्यों दे देगा? ऐसा क्या हो जाएगा कि इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा ऑडिटर? जरा टेलीग्राम ग्रुप पर एक एसएमएस डाल देना कि सर ऑडिट रिस्क पढ़ा रहे हैं, किसी को रिवीजन करना हो तो आ जाए। कुछ लोग होंगे जिनका कहना है कि 500 तो हमारे अच्छे से किए हुए हैं, तो उसमें एक एसएमएस डाल देना कि सर ऑडिट रिस्क पढ़ा रहे हैं, जिसको आना है आ जाओ ना। ऑडिट रिस्क, risk that auditor issues inappropriate opinion when financial statements are materially misstated। मतलब मैं ऑडिट शुरू करने जा रहा हूं लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं शायद गलत ओपिनियन दे दूंगा जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होंगे। तो आदमी पूछेगा कि बंधु, अभी तो ऑडिट शुरू ही नहीं हुआ, तुम पहले ही उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे तो उल्टी सीधी बातें करोगे नहीं। जरूर कोई ना कोई कारण होगा जो तुम्हें ये रिस्क फील हो रही है कि यहां मिस स्टेटमेंट होंगे, तुम इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दोगे। यानी अगर मिस स्टेटमेंट है तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? क्वालिफाइड एडवर्स, है ना। इन अप्रोप्रिएट क्या होगा? वहां मिस स्टेटमेंट मौजूद है और रिस्क कि मैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। यही तो क्या है? ऑडिट रिस्क के बंधु। ऑडिट शुरू करने से पहले ऑडिटर को अपने दिल में यह लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूर मिस स्टेटमेंट होंगे, शायद वो मेरी पकड़ में आने से छूट जाए, इसलिए शायद
मिस स्टेटमेंट के होते हुए भी मैं एक इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दूंगा, तो हम उसे कहते हैं क्या? ऑडिट रिस्क। देखा तुम्हारी अपील का असर बढ़ गया बच्चे। नाउ इट हैज टू कंपोनेंट्स। ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आरओएमएमएस और एक होता है डिटेक्शन रिस्क। क्या होता है? आरओएमएमएस और दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क। आरओएमएमएस एंड डिटेक्शन रिस्क दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है ऑडिट रिस्क। तो बाबू आरओएमएमएस क्या होता है भाई साहब? आरओएमएमएस का मतलब होता है रिस्क दैट financial statement may be materially misstated prior to commencement of audit। ऐसी रिस्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। मतलब हमने अभी ऑडिट शुरू भी नहीं किया और हमें लग रहा है कि हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, तो लोग बोलेंगे हे अंतर्यामी ऑडिटर, हमें ये तो बताने का कष्ट करो कि तुमने अभी ऑडिट को छुआ भी नहीं है, तुमने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छुआ भी नहीं है, तुम्हें ये मिस स्टेटमेंट क्यों लग रहा है यार? ऑडिटर कह रहा है सुन भाई, मुझे मिस स्टेटमेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं। पहला, मुझे यहां लगता है कि इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है और मुझे यहां लगता है कि कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर आर ओ एम एम एस ज्यादा है और चूंकि आर ओ एम एम एस ज्यादा है इसलिए मुझे लगता है कि ऑडिट रिस्क ज्यादा है। हमने कहा बंधु, ये इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, ये कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, आखिर ये माजरा क्या है? किसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क और किसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क? उन्होंने कहा बंधु, इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन तो ये रही। इनहेरेंट रिस्क मतलब बिजनेस की रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब बिजनेस का ही नेचर ऐसा है कि इसमें फ्रॉड होएगा ही होएगा। जैसे बैंक, अगर आप, अब ये मत समझना कि मैं कोई तमाकू वमाकू चबा रहा हूं, है ना। आई एम हैविंग माई मुलेठी ताकि मेरा गला सही रहे। तो आपको लगा हुआ यार गजब पान खाए सही है हमारा टाइप चालू हो गया आदमी कुछ तमाकू वमाकू खा के। तो इनहेरेंट रिस्क जो होती है उसके अंदर ये क्या होती है? ये बिजनेस की रिस्क होती है। दिस रिस्क इज रिस्क ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो रिस्क होती है उसके तीन पार्ट। बिजनेस की जो रिस्क होती है मतलब जैसे बैंक, अब बैंक में अगर मैं अज्यूम करूं कि बैंक में कोई इंटरनल कंट्रोल ना हो, मैं बैंक में अज्यूम करूं कि कोई इंटरनल कंट्रोल ना हो, तो भाई बैंक में क्या क्या हो सकता है? भाई बैंक में क्या नहीं हो सकता ये पूछो आप। इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, तिजोरी के पैसे को शेयर मार्केट में लगा दो, कमा लो, कमा के अपने घर में रख लो, बाकी प्रिंसिपल वापस तिजोरी में ले जाकर रख दो। एक बंदे के अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दो, दूसरे अकाउंट में से निकाल के अपने घर में ले आओ। लेकिन वहां इंटरनल कंट्रोल होता है। तो जब सर इंटरनल कंट्रोल होता है तो आप इंटरनल कंट्रोल बिना लगाए अज्यूम किए क्यों रिस्क इंटर? मैं इसीलिए कर रहा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं
कि बिजनेस में ऐसे कौन कौन से असर्शंस हैं जो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड है और जो मिसस्टेटेड हो जाएंगे। खाली मिसस्टेटेड नहीं होंगे, या तो मटेरियल होंगे इंडिविजुअली, या व्हेन सब लोगों को एग्रीगेट कर दिया जाएगा, तो जब एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट होंगे तो वो मटेरियल हो जाएंगे। मतलब मतलब ये कि मैं अगर इस बिजनेस को, बैंक को, बैंक के अंदर अज्यूम करूं कि बैंक में इंटरनल कंट्रोल ना हो, तो बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, एडवांसेस और डिपॉजिट, अकाउंट बैलेंस यानी लोगों से पैसा लेना देना, और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, इनके असर्शन के अंदर क्या क्या मिस स्टेटमेंट आ जाएगा, इसकी एक लिस्ट बना दो। बनाओ एक लिस्ट कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल ना हो तो कौन कौन से असर्शन में मिस स्टेटमेंट आ जाएगा। अब हमारी गाड़ी रुक गई जाकर असर्शन। असर्शन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज embedded in financial statement which is evaluated by the auditor to identify potential misstatement। याद आई डेफिनेशन? असर्शन क्या है? अरे भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर तुमने लिखा है लैंड 10 करोड़, तो इतने असर्शन एम्बेडेड है कि इस लैंड की ऑनरशिप मैनेजमेंट के पास है, इस लैंड का वैल्यूएशन सही है, इस लैंड का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर भी सही है, इस लैंड का एग्जिस्टेंस भी है। अब ऑडिटर ऑनरशिप को टेस्ट कर रहा है, वैल्यूएशन को टेस्ट कर रहा है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को टेस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, यानी एक अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड 4 असर्शन को टेस्ट कर रहा है। और इस बात की संभावना कि इन असर्शन के अंदर मिस स्टेटमेंट हो जाएगा जबकि इंटरनल कंट्रोल मौजूद ना हो, तो हम उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। अरे हटाओ लैंड को, P&L पे चलते हैं। P&L में सेल्स दिखा रखी 25 लाख। हमने कहा सुनो बे, पहले तो तुम सेल्स इनवॉइस लाओ ताकि हमें पता चले कि सेल का ऑकरेंस हुआ है, जीएसटी के रिटर्न लाओ ताकि पता चले सेल्स का ऑकरेंस हुआ है, इनवॉइस बताओ ताकि हम पता चले कि वैल्यू क्या है, डेटर्स का अकाउंट बताओ ताकि पता चले कि पैसा आया नहीं आया, वैल्यूएशन हो जाएगा। इनवॉइस में बताओ कि रेट क्या लगाया, क्वांटिटी क्या लगाई, ताकि हमें पता चल जाए कि मेजरमेंट सही हुआ है या नहीं। मतलब मैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर भी असर्शन, ऑब्जर्वेशन, वैल्यूएशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, इन सबको चेक कर करके देख रहा हूं कि कहीं इनमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। उसे हम कहते हैं असर्शन। यानी असर्शन क्या हुए? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट embedded in financial statement which are considered by auditor to evaluate whether there is misstatement or not, उसे हम असर्शन कहते हैं। याद आया क्या मेरे बच्चों कि भूल भाल गए सब? ओए ये क्या हो गया? आ गया? याद आ गया? हाँ, याद आने के लिए ही काम कर रहे भाई अपन। और वैसे जो पहली बार पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में तो आ ही जाना चाहिए कि ये क्या है। चलिए अब बात करते हैं
कि इनहेरेंट रिस्क क्या है। इनहेरेंट रिस्क का मतलब है रिस्क दैट ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी आइटम के इंक्लाइन होने के चांसेस, मतलब गोइंग टुवर्ड्स ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन, किसी भी असर्शन की ऐसी ससेप्टिबिलिटी जो उसे कहां तक ले जाएगी, मिस स्टेटमेंट से। वो असर्शन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड हो सकता है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो सकता है। विच इज आइदर मटेरियल, और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल होगा या तो अकेले ही या अदर मिस स्टेटमेंट के साथ। कब? जब आप कंसीडर कर रहे हो कि इंटरनल कंट्रोल नहीं है। सर बस सारी चीजें समझ में आ गई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इंटरनल कंट्रोल नहीं है, जब इंटरनल कंट्रोल है तो क्यों नहीं है। अरे मैं देखना चाहता हूं भाई कि तुम कंट्रोल कर किसको रहे हो। माना ना मैंने इंटरनल कंट्रोल है, पर मुझे ये पता करना है कि इंटरनल कंट्रोल कर किसको रहे हो। मतलब यू आर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, कंट्रोल ओवर व्हाट, तुमको ये भी मालूम है किस किस को कंट्रोल करना है। तो बिना इंटरनल कंट्रोल के तुम्हारे यहाँ क्या क्या हो सकता है, उससे मैं कहूंगा इनहेरेंट रिस्क। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि कंट्रोल कितनी चीजों को नहीं पकड़ पाता है। मान लो हमने 15 आइटम की लिस्ट बना ली फ्रॉड की ऊपर, कि अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं हो तो इतने फ्रॉड होंगे। अब हम मैनेजमेंट के साथ बैठ जाएंगे और बोलेंगे ये 15 फ्रॉड होने के चांसेस हैं दादा, जरा इनके कंट्रोल बताओ, कौन कौन से कंट्रोल लगाए तुमने। मैनेजमेंट हमको कंट्रोल बताएगा। वो कंट्रोल डिटरमाइन करने के बाद हम देखेंगे कि रिस्क दैट एन assertion about class of transaction, account balance or disclosure will be misstated, which will be either material individually or aggregated as a misstatement। लेकिन कब? जब इंटरनल कंट्रोल मे नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट और टाइमली करेक्ट दैट misstatement। इस बात के चांसेस क्या हैं कि जो इनहेरेंट रिस्क के अंदर फ्रॉड थे, जो इंटरनल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिए जाने थे, वो इंटरनल कंट्रोल द्वारा पकड़े नहीं जा पाएंगे। उसे हम क्या कहेंगे दोस्त? दैट वुड बी नोन एज कंट्रोल रिस्क। यानी बिजनेस की रिस्क तो हुई इनहेरेंट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल की रिस्क हुई कंट्रोल रिस्क। यानी मुझे मालूम है कि 10,000 ट्रांजेक्शन, जो एवरेजली एक ट्रांजेक्शन 10,000 का होता है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो भाई साहब 10 करोड़ रुपए का टोटल क्या आ रहा है? इनपुट। यानी 10 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन धंधे में होंगे। धंधे की प्रकृति को देखते हुए अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाया तो 4 करोड़ की रिस्क है, जिसे मैंने कहा इनहेरेंट रिस्क है। हमने कहा मतलब यह है कि 40% की इनहेरेंट रिस्क है। बोले हाँ 40% की इनहेरेंट रिस्क है। हमने कहा तो बावले तूने कंट्रोल भी तो लगा रखे होंगे। बोले सर कंट्रोल 90% तक तो रोक लेंगे, लेकिन 10% का गाला तो कंट्रोल में भी है। तो कंट्रोल के गाले को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कंट्रोल रिस्क। तो अब ROMMS हो गई है 4%। 10 करोड़ में से 4 करोड़ का फ्रॉड होगा और 4 करोड़ में से 40 लाख रुपए का फ्रॉड नहीं पकड़ा जा पाएगा, चाहे आप कितना ही इंटरनल कंट्रोल लगा लो, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल की भी बाकड़े की अपनी लिमिटेशन है। तो यहां पर ROMMS कितनी आ गई? 4%। क्या मेरी बात आपको समझ में आएगी? गुड। उल्टे सीधे क्वेश्चन ना करें कि ROMMS कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कहां से होगी जीरो? इनहेरेंट रिस्क जीरो नहीं हो सकती, कंट्रोल रिस्क जीरो नहीं हो सकती, तो ROMMS कहां से जीरो? उसके बाद बात आती है
कि हे ऑडिटर, जब हमारी रिस्क है, जब कंट्रोल की रिस्क है, जब ROMMS है, तो बावले तू भी तो ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, तो तू रोक लेना ऑडिट प्रोसीजर में। ऑडिटर कह रहा, भाई साहब मेरी ऑडिट प्रोसीजर की भी तो अपनी रिस्क है, जिसे मैं क्या कहता हूं, डिटेक्शन रिस्क। मेरे ROMMS की भी तो प्रॉब्लम है, दैट इज नोन एज व्हाट, डिटेक्शन रिस्क। रिस्क दैट procedure performed by auditor to reduce the audit risk to an acceptably low level. Risk that procedure performed by the auditor to reduce the overall audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement which is either material individually or when aggregated with other misstatement. मतलब सीधी सी बात थी बाबू कि इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क होता है ROMMS, ROMMS मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क होता है ऑडिट रिस्क। तुम्हें अगर ऑडिट रिस्क को कम करना है तो तुम्हें डिटेक्शन रिस्क को कम करना होगा, अगर तुम्हारी ROMMS ज्यादा है। डिटेक्शन रिस्क को कम करना मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाना। डिटेक्शन रिस्क को कम करना यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अपनी ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाना। यानी हमने फिर एक रिस्क मैट्रिक्स भी देखा था, और उस रिस्क मैट्रिक्स में हमने देखा था कि एक बैंक के ऑडिट पर हम जाते हैं तो वहां पर इनहेरेंट रिस्क जो होती है वो हाई होती है, और अगर वहां कंट्रोल बेकार हो तो कंट्रोल रिस्क भी क्या हो जाती है, हाई। और हाई मल्टीप्लाइड बाय हाई इज इक्वल टू होता है हाईएस्ट, और हाईएस्ट को मीडियम पर अगर लाना है तो आपको कहां लेके जाना पड़ेगा, लोएस्ट। आप बैंक में गए हो, आपने बैंक में देखा है बैंक में रिस्क हाई थी लेकिन इंटरनल कंट्रोल थोड़ा बहुत था, तो आपकी रिस्क हुई हायर, हायर को मीडियम पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर। आप बैंक के ऑडिट पर गए, आपको पता चला कि बैंक की रिस्क हाई है लेकिन इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है। अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है तो ओवरऑल आपकी रिस्क ही हो गई मीडियम, आपकी डिटेक्शन रिस्क को भी आप मीडियम में ले सकते हैं। फालतू की एनालॉजी ना दें कि सीए सिलेबस इनहेरेंट रिस्क है, पेपर चेकिंग कंट्रोल रिस्क है और डिटेक्शन रिस्क स्टडी है, बिल्कुल गलत बात है। सीए का सिलेबस इनहेरेंट रिस्क नहीं है और पेपर चेकिंग तो कतई कंट्रोल रिस्क नहीं है, और डिटेक्शन रिस्क जो है वो स्टडी है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि इनहेरेंट रिस्क बिजनेस की रिस्क होती है, पहली बात। तो सीए का सिलेबस आपके लिए रिस्क है, लेकिन कंट्रोल रिस्क तो टीचर ने जो गलत पढ़ाया है वो है, और टीचर के गलत पढ़ाने के बाद जो आप गलत लिखोगे वो डिटेक्शन रिस्क है ना बेटा। तो जिसने गलत पढ़ाया ना, मैं वो बोल रहा हूँ, ये वो वाली रिस्क है जो तुमने यहाँ लिख दी है ना। एग्जाम का सिलेबस इनहेरेंट रिस्क, टीचर ने गलत पढ़ाया वो कंट्रोल रिस्क है, और तुमने टीचर से पढ़ने के बाद भी गलत लिख दिया वो डिटेक्शन रिस्क है। करेक्ट करो बेटा एनालॉजी को, आओ अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तुम ये यूट्यूबियों के चक्कर में पड़े हो, उल्टी सीधी बातें करते हो। धंधे की बात करो, बिजनेस की बात करो, बैंक की बात करो। देन कम नॉन परफॉर्मिंग असेट, नहीं, नॉन स्टॉप परफॉर्मिंग असेट। नाटा प्रोफेशनल एकेडमी, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में आप आए, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सब लोग, कोई नहीं कर रहे बहकी बहकी बातें, इधर उधर की नॉन क्वालिटेटिव चीजें ले लेंगे तो उल्टे सीधे नशे करके तो ऐसी बातें होंगी। नाउ इम्पोर्टेंट, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में इनहेरेंट रिस्क जो है वो मीडियम है कि भैया
इतनी ज्यादा रिस्की नहीं है, इतना धंधा ही नहीं है, इतनी बड़ी रिस्क ही नहीं है। लेकिन इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल नहीं लगा रखा है, तो ये हायर और ये लोअर हो जाएगा। तो ये पूरी एनालॉजी अपन ने बहुत अच्छे से देखी हुई थी और ये समझा हुआ था कि एक ही बात है, अगर ROMMS ज्यादा है तो ऑडिटर को डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा। जब जब डिटेक्शन रिस्क को आप कम करोगे, आपको अपनी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को बढ़ाना पड़ेगा। सोल ट्रेडर ऑफ शेयर है कोई तो कंट्रोल रिस्क जीरो होगी, क्योंकि कुछ ऑफलाइन है तो उसका आरओ में रहने दे बेटा, मत दिमाग लगा। हम्म, फालतू बात। किसी की भी इनहेरेंट रिस्क जीरो नहीं है, किसी भी कहीं भी कंट्रोल रिस्क जीरो नहीं है, और किसी की भी डिटेक्शन रिस्क जीरो नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ऑडिट रिस्क भी कभी जीरो नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ओवरऑल ऑडिट रिस्क जीरो हो जाती अगर इनमें से कोई भी जीरो हो जाता। और आपने खुद कितनी ही बार क्वेश्चन किया है कि ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी सेट एट जीरो, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि किसी की रिस्क जीरो होती है? हो ही नहीं सकती किसी की रिस्क जीरो, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क या डिटेक्शन रिस्क, तीनों में से एक भी जीरो हो गया तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क जीरो हो जाएगी, और ऑल ऑडिट रिस्क तो जीरो होती ही नहीं है। यानी यहां से प्रूव हुआ कि इन तीनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने कहीं कुछ पढ़ा है, महा गलत पढ़ा है। अगर आपने कुछ कहीं गलत सोचा है, महा गलत सोचा है। जीरो नहीं हो सकता। सोच बंद करो, स्रोत बंद करो, जहां से आपको ये मालाफाइड सूचनाएं मिल रही हैं। तो ये हुआ सीधी सी बात, व्हाट इज ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के बाद आती है बात कि भाई, रिस्क को असेसमेंट करने की दो प्रोसीजर होती हैं। एक होती है RAP और एक होती है FAP। RAP मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क होने के चांसेस कितने हैं। लेकिन ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर दो लेवल पे लगती है, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एक असर्शन लेवल। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर ROMMS क्या होगा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ऐसी एंटिटी है जिसके डायरेक्टर्स जो हैं जेल में बंद हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं जिसमें उन्होंने ऐसे उल्टे सीधे काम किए नहीं। फ्रॉडस्टर हैं साले, सारे के सारे जेल में बंद हैं सबके बेचारे। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट घूम रहे हैं मारे मारे, और अब वो आए हैं आपके पास मजबूरी के मारे कि हाँ, आप हमारा ऑडिट कर दो। आपने कहा तुम्हारा ऑडिट तो कर दें, पर तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ है? बोले सर जेल में है। अकाउंटेंट कहाँ है? बोले वो भी जेल में है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए हैं, ये किन्होंने बनाए? बोले उन्हीं ने बनाए हैं। वाह 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 वाह! अब तो पूरा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रायता फैला हुआ है भाई साहब। दैट इज कॉल्ड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ROMMS। लेकिन आपने कहा सर हमारा परचेस मैनेजर ने बहुत फ्रॉड किया था सर, परचेस मैनेजर वाज वेरी वेरी कनिंग। हम कहेंगे ठीक है, तो परचेस मैनेजर के हाथ में क्या क्या था? बोले सर परचेस मैनेजर के हाथ में सेट परचेस थी, बहुत बढ़िया। तो फिर परचेस में से स्टेटेड हो सकती, फिर कमीशन टू ब्रोकर मिस स्टेटेड हो सकता है, फिर क्लोजिंग स्टॉक मिस स्टेट हो सकता है। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मिस स्टेट नहीं हो सकता है, दो तीन चीजें मिस स्टेट हो सकती है, तो हम कहते हैं असर्शन लेवल पे मिस स्टेटमेंट। फिर से समझो हम क्या कर रहे हैं। हम ऐसे 500 में लगा रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर होती है दो टाइप की, एक होती है मेन ऑडिट प्रोसीजर, एक होती है असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर। मेन ऑडिट प्रोसीजर किसको कहते हैं? मेन ऑडिट प्रोसीजर का मतलब होता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। हमने कहा भाई साहब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होती है? तो कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब होता है एंटिटी को अंडरस्टैंड करो, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद रिस्क असेस करो।
हमने कहा ठीक है, एंटिटी को असेस करते हैं, एंटिटी के स्टेट, एंटिटी के अंडर इन्वायरमेंट को असेस करते हैं, एंटिटी के कंट्रोल को असेस करते हैं, ताकि पता लगाएं कि एंटिटी में आरओएमएमएस क्या है। और आरओएमएमएस भी दो लेवल पे करते हैं, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे करते हैं, एक असर्शन लेवल पे कर लिया। हमें पता चल गया कि यहाँ पर 40% इनहेरेंट रिस्क है, 10% कंट्रोल रिस्क है, 4% आरओएमएमएस। लेकिन मेरे बंधु, ये जो हमने कंट्रोल रिस्क असेस की है यहां पर, ये कंट्रोल रिस्क तो असर्शन लेवल हो या ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हो, ये तो बकर बकर के आधार पर है। हम मैनेजमेंट से पूछते गए क्या क्या इंटरनल कंट्रोल लगाया है, मैनेजमेंट बोलता गया हमने ये इंटरनल कंट्रोल लगाया, हम मानते गए कि इन्होंने ये कंट्रोल लगाया। लेकिन बाबू, मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड तो कर लूंगा, लेकिन एक बार फिर जाके ये देखूंगा जरूर कि कंट्रोल जैसा लगाया था वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पास हो गया तो मैंने जो ऑडिट प्रोसीजर लगा रखी है मैं वही चलाऊंगा। लेकिन अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल फेल हो गया, मुझे पता चला कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस जो है इंटरनल कंट्रोल की वो है ही नहीं ढंग की। अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस प्रॉपर नहीं हुई इंटरनल कंट्रोल की, तो मान लिया जाएगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल फेल हो गया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल फेल हो गया यानी इंटरनल कंट्रोल फेल है। इंटरनल कंट्रोल फेल है मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा हो गई है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा हो गई है तो डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा। अगर डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा तो ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को बढ़ाना पड़ेगा। फिर से समझो, एक बार वापस समझो। सबसे पहले तुमने जाकर बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क देखी, इनहेरेंट रिस्क देखने के बाद कंट्रोल रिस्क देखी, दोनों को देखने के बाद आरओएमएमएस देखा। लेकिन जो कंट्रोल रिस्क देखी वो तो बातचीत के आधार पर देखी कि भैया तुम्हारे यहाँ ये 15 मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, इनको रोकने का तुम्हारा क्या तरीका है। उन्होंने बोल दिया ये तरीका है। अब उन्होंने ये तरीका बता दिया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आरओएमएमएस देख लिया। पर हमने इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट थोड़ी किया है कि इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस सही है कि नहीं है, ये कहाँ चेक किया। इसके लिए बोलते हैं कि जब तुमने ये भरोसे की भैंस पे क्या किया है, भरोसा किया है, तो देखना जरा भरोसे की भैंस पाड़ा न जन दे। तुम जरा देखो जाकर के कि भाई टेस्ट जो इंटरनल कंट्रोल इन्होंने बोला है वो इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं है। जस्ट मिनट, आप 7:45 तक। तो इंपॉर्टेंट ये हो गया मालिक कि अब ये ऑडिट प्रोसीजर टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं हम इंटरनल कंट्रोल की। क्या आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल समझ में आ गया? आगे बढ़ू। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पास हो गया तो अपन ने जो प्लान बनाया वैसे ही काम करेंगे। और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल फेल हो गया तो अपन अपनी ऑडिट प्रोसीजर पहले से बना रखी उनकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को चेंज कर देंगे। We will change the nature, timing and extent of audit procedure which we have decided. Is that clear, everyone? आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद आती हैं 7:30 के बाद 7:45, 7:45 वहीं मिलेंगे डायरेक्ट। चलिए, इंपॉर्टेंट कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया, उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने के बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर पास हो गया तो मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर जो लगा रखी उनकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो लगा रखी वही करूंगा, और नहीं तो फिर चेंज करूंगा। यानी मुझे अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। पर ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होती हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का मतलब होता है ऑडिट प्रोसीजर टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट।
एट असर्शन लेवल। एक बात ध्यान रखना बंधु, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर दोनों लगती हैं असर्शन लेवल पर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर दोनों लगती हैं असर्शन लेवल पर, जबकि आरएपी लगती है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर और असर्शन लेवल पर, दोनों पर। जबकि ये कहाँ लगती है? ये लगती हैं सिर्फ असर्शन लेवल पर। एमसीक्यू में आपको परेशान करने के लिए काफी है ये चीज। क्या आपको यहां तक समझ में आया? क्या हम आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर क्या होती है? चाहे तुम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओ, चाहे तुम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, तुम्हें ये वाली असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर तो फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन सी? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, recalculation, reperformance, analytical procedure, inquiry and confirmation। इतनी असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आइए जरा देखते हैं कि ये होती क्या है। असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन सी प्रोसीजर्स होती है? सबसे पहली होती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है? इंस्पेक्शन है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट। यानी डॉक्यूमेंट्स और असेट को इंस्पेक्ट करने को इंस्पेक्शन कहते हैं। चाहे डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, इंस्पेक्शन ही कहलाता है। फिक्स एसेट रजिस्टर को इंस्पेक्ट करना इंस्पेक्शन है। परचेस इनवॉइस को देखना इंस्पेक्शन है। सेल्स इनवॉइस को देखना इंस्पेक्शन है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करना भी इंस्पेक्शन है, ये देखने के लिए इन्वेंट्री की कंडीशन क्या है। लेकिन जब ईयर एंड पर फिजिकल वेरिफिकेशन काउंटिंग मैनेजमेंट कर रहा है तो मैं मैनेजमेंट की प्रोसेस को ऑब्जर्व करूंगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है विटनेसिंग अ प्रोसेस conducted by the officer or employee of the entity। एंटिटी के एम्प्लॉई और ऑफिसर्स के द्वारा परफॉर्म की जा रही प्रोसेस या प्रोसीजर को देखना। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन का एक लिमिटेशन होता है, और लिमिटेशन ये होता है कि ये सिर्फ एक ऑडिट एविडेंस देता है, लेकिन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम का। आपने आज जाकर देखा कि कैशियर कैसे कैश लेता है, तो आपने उसी समय का ऑडिट एविडेंस लिया है। उसके बाद कैशियर क्या करने वाला है, दैट आई डोंट नो एंड दैट यू डोंट नो। इसलिए इसकी लिमिटेशन होती है ऑब्जर्वेशन की कि ये एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम का ही ऑडिट एविडेंस दे पाता। एक्सटर्नल कंफर्मेशन को तो अपन 505 में डिस्कस करेंगे। रिकैलकुलेशन का मतलब जो कैलकुलेशन एंटिटी ने कर रखे हैं उन कैलकुलेशन को एक बार और चेक करना क्या कहलाता है? रिकैलकुलेशन। दैट इज कॉल्ड रिकैलकुलेशन। उसके बाद आता है रीपरफॉर्मेंस, यानी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के द्वारा परफॉर्म की गई मेथड को आप एक बार इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करना चाहते हो, उसे आप क्या कहते हो? रीपरफॉर्मेंस। एनालिटिकल प्रोसीजर अपन देखेंगे 520 में, उसको अभी देखने की जरूरत नहीं। इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, नॉलेजेबल लोगों से पूछताछ करना और उनसे हम जानकारी लेना, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, चाहे फॉर्मल हो, चाहे इनफॉर्मल हो, चाहे ओरल हो, चाहे रिटर्न हो। इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर। लेकिन
सिर्फ इंक्वायरी भर से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं हो सकते, इंक्वायरी के साथ इंस्पेक्शन को भी परफॉर्म करना पड़ता है। इंक्वायरी ऑडिटर को या तो नई इंफॉर्मेशन देती है या ऑडिटर की पुरानी इंफॉर्मेशन को कोरोबोरेट कर देती है। इंक्वायरी ऑडिटर को नई इंफॉर्मेशन देती है या कोरोबोरेट कर देती है पुरानी इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी। रीपरफॉर्मेंस का एग्जांपल ऐसे 501 में दूंगा बेटा। इन्वेंट्री परफॉर्म कर रहे हैं, इन्वेंट्री का काउंट परफॉर्म कर रहे हैं मैनेजमेंट के लोग, हम जाकर टेस्ट बेसिस पर उनके द्वारा काउंटेड इन्वेंट्री को रिकाउंट करते हैं। याद आया? दैट इज कॉल्ड रीपरफॉर्मेंस। आगे अब बात आती है एक आखिरी चरण की। कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है कंक्लूडिव ऑडिट एविडेंस। कोरोबोरेटिव का मतलब होता है एडिशनल और कंक्लूजन निकालने के लिए। ओके, यानी आप अगर कोई इंक्वायरी करोगे तो या तो नया नॉलेज मिलेगा, और नया नहीं मिला तो जो पुराना नॉलेज था उसकी पुष्टि हो जाएगी। तो पुष्टि कैसे होगी? दैट इज कॉल्ड कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। गॉट इट ना? अब बात आती है यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट एज ऑडिट एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सपर्ट मतलब स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा जिसके पास स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है उसे हम एक्सपर्ट कहते हैं। हमने स्कोप में पढ़ा था, वी शुड नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज फॉलिंग आउटसाइड अवर कॉम्पिटेंस। हमें वो ड्यूटीज फॉलो नहीं करनी है जो हमें वो काम परफॉर्म नहीं करना है जो हमारे डोमेन के बाहर है। ज्वेलरी के अंदर हीरा है कि ग्लास कटिंग है, मैं नहीं बता सकता, मैं एक्सपर्ट के वर्क का यूज कर लूंगा क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिट। A7 के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हुआ है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, वो मैं डिटरमाइन करूंगा एक्सपर्ट से, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं। अच्छा, इन्हें कौन अपॉइंट करेगा? एक्सपर्ट को मैनेजमेंट भी अपॉइंट कर सकता है और एक्सपर्ट को ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकता है। अगर मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है तो उसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहते हैं जो ऐसे 500 के हिसाब से ही डील करता है। यानी आगे जो ऐसे 500 में बात की गई है वो यही की गई है। और अगर कौन अपॉइंट करता है? ऑडिटर एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है। सो इफ ऑडिटर अपॉइंट्स द एक्सपर्ट देन आपको जाना पड़ेगा S620 में जो आपके सीए फाइनल में है, यहां नहीं। एक्सपर्ट फर्म के अंदर भी रखा जा सकता है, एक्सपर्ट फर्म के बाहर से भी लाया जा सकता है। ओके, ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को क्यों यूज कर रहा है? Auditor uses expert's work as an audit evidence because it is not expected from auditor to perform the procedure beyond his competence. Okay. हो सकता है आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक्सपर्ट के वर्क को आप कैसे यूज करोगे, और एक्सपर्ट के वर्क को यूज करते समय आपको कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए।
अगर तेरे को इंटरनल एक्सपर्ट से प्रॉब्लम है कि फर्म के लिए काम नहीं करेगा तो तू भाई अपना अपॉइंट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए ऐसे 620। लेकिन तुमको मालूम है कि मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है वो इंडिपेंडेंट है, तो तुम उसका यूज कर लो, क्या दिक्कत है ना। इम्पोर्टेंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क जो ऑडिट एविडेंस की तरह यूज करना है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। यार नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटम क्या है, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइटम है तो एक्सपर्ट का यूज करते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी ज्यादा है तो भी एक्सपर्ट का वर्क का यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते। मटेरियलिटी ऑफ द आइटम ज्यादा है तो एक्सपर्ट के वर्क का यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और सुनो यार, एक्सपर्ट के वर्क का यूज करना है, अगर ये डिसाइड हो गया तो पहले ये देख लें कि एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी और स्कोप क्या है, एक्सपर्ट का रिलेशनशिप ऑडिटी से क्या है, अगर वो एम्प्लॉय है कि आउटसोर्स्ड है। एम्प्लॉय हुआ तो डेफिनेटली उसकी इंडिपेंडेंस कम है, और अगर वो आउटसोर्स हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी इंडिपेंडेंस ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, कौन सा वैल्यूएशन कर रहा भाई वो, कैपिटल गेन का वैल्यूएशन कर रहा है कि रजिस्ट्री करवाने की वैल्यू का वैल्यूएशन कर रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स का वैल्यूएशन कर रहा है, भाई उसका स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, रेपुटेशन क्या है, उसको जो इनपुट दिए वो इनपुट सही दिए कि नहीं, नहीं तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। वो जो मेथड लगा रहा वो कौन सी है, मेथड चेंज तो नहीं हुई, चेंज हुई तो क्यों हुई, वो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो जाएगा। मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा उसको। ऐसी सब बातों को ध्यान में रखना है। नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आरओएमए में ज्यादा है या कम है, आइटम मटेरियल ज्यादा है या कम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, एक्सपर्ट इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस क्या है, रेपुटेशन क्या है, इनपुट जो दे रहे हैं वो सही दिए कि नहीं दिए, मेथड एंड assumption जो लगाई वो सही लगाई कि नहीं लगाई, अदर ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल इन दिस रिगार्ड क्या है। अगर अदर ऑडिट एविडेंस बहुत सारे अवेलेबल है तो फिर एक्सपर्ट का वर्क का यूज क्यों करूं मैं। मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस क्या है एक्सपर्ट के ऊपर, अगर मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस एक्सपर्ट के ऊपर तो मैं उसका वर्क क्यों यूज करूं। लेट हिम गो। कुछ समझ में आया। हो सकता है एक्सपर्ट की केस स्टडी बनाकर ही आपसे पूछ ली जाए कि गौरव टीना मीना एक ऑडिट पर गए हैं, वहां उन्होंने देखा कि ज्वेलरी के लिए वो लोग परफॉर्म करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि हमें वैल्यूएशन करवाओ, मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को बुलाकर उसका वैल्यूएशन करवाया। उन्हें ये डिसाइड करने में कि एक्सपर्ट से वैल्यूएशन कराना है या नहीं, और उसके बाद ये डिसाइड करने में कि एक्सपर्ट के वैल्यूएशन का यूज करना है या नहीं, क्या प्रोसीजर लगेगी। तो एक्सपर्ट के वर्क का यूज करना है या नहीं करना, उसके लिए तो तीन चीजें होगी, एक, दो, तीन। अब एक्सपर्ट के वर्क का यूज करना है तो पहले उसकी ऑब्जेक्टिविटी देख लो, उसकी क्लाइंट से रिलेशनशिप देख लो, ऑब्जेक्टिव उसको काम क्या दिया है वो देख लो, उसके बाद उसने काम किया है, काम कर रहा है तो काम का यूज करूं कि नहीं करूं ये डिसाइड करने के लिए पहले उसका एक्सपीरियंस देख लो, एक्सपर्टाइज देख लो, रेपुटेशन देख लो। उसके बाद जब यूज करो तो देखो उसको इनपुट क्या दिया है, मेथड और assumption उसने क्या लगाए, अदर ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है तो उससे टेस्ट कर लो, और आखिरी में ये जरूर देख लेना कि मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस तो नहीं है उसके। इतनी चीजें हमें देखनी होती हैं जब हम एक्सपर्ट के वर्क को यूज करते हैं। इसके बाद आती है आखिरी बात, ऐसे 500 की, बहुत बड़ा है ऐसे 500 और बहुत बेसिक है। तो जब आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप 100% चेकिंग पे जाते हो, या तो आप टेस्ट करते हो सिलेक्टेड आइटम्स को, या तो आप फिर किस पे जाते हो, सैम्पलिंग। 100% चेकिंग कब लगाओगे यार, जब स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम होंगे तभी लगा पाऊंगा, अगर 4-5 लाख ट्रांजेक्शन होंगे तो 100% चेकिंग कैसे करूंगा।
भाई मुझे 100% चेकिंग इसलिए करना पड़ रही क्योंकि अल्टरनेटिव प्रोड्यूसर अवेलेबल नहीं और आइटम बहुत मटेरियल है। भाई मुझे 100% चेकिंग करने में इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटेड प्रोसेस अवेलेबल है। तो अगर आपके पास ऑटोमेटेड प्रोसेस अवेलेबल है, अगर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स है, या आपके पास अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, तो आपको क्या लगाना चाहिए? 100% चेकिंग। लेकिन ये ख्याल रहे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए 100% चेकिंग नहीं लगती। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए हम नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, 100% चेकिंग लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम 100% चेकिंग नहीं कर रहे होते तो फिर हम आइटम को दो तरह से बांट लेते हैं, मटेरियल और इमटेरियल। इमटेरियल में लगा देते हैं सैंपलिंग और मटेरियल में लगा देते हैं एग्जॉस्टिव चेकिंग। तो आइटम जो हमने सिलेक्ट कर लिए, कैसे सिलेक्ट किए? या तो कैरेक्टरिस्टिक ले ली कि सर असेट और लाइबिलिटी, वो भी फिक्स एसेट, मतलब नॉन करंट एसेट नॉन करंट लाइबिलिटी, या 5 लाख रुपए के ऊपर का हर आइटम चेक करूंगा, या मैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन चेक कर रहा हूँ। जब आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उठा लेते हो, या आइटम अबो सर्टन अमाउंट ले लेते हो, या कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ आइटम देख के लेते हो, तो उसे कहते हैं टेस्ट सिलेक्टेड आइटम। और जब आप लेस देन 100% चेकिंग पे जाते हो तो आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठाकर देखते हो, उसे हम कहते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था क्या? SA 500 अपने आप में SA 500 भी था, और SA 500 के साथ साथ हमने थोड़ा सा जो देखा वो SA 315 का ऑडिट रिस्क भी देख लिया। तो ये थियरी, पूरी थियरी कौन सी थी? SA 500 की। अब इसके प्रैक्टिकल अपन आज नहीं लगाएंगे क्योंकि अपना ओवरबर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप आज एक काम कीजिएगा, ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। मैं भी 2 मिनट के अंदर इसको भेज देता हूं, आप इसको एक बार थॉरोली गो थ्रू कर लीजिए। कल पहले 501 करेंगे, 505 करेंगे, 510 करेंगे, इनको करने में टाइम नहीं लगने वाला। और कल इसके भी क्वेश्चन लगाएंगे और उन तीनों के भी क्वेश्चन लगाएंगे। गॉट इट? SA 500 में किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी कोई पॉइंट जिस पे कुछ समझना हो? चलिए, तो ये अभी आपके अपलोड कर ही रहा हूं और टेस्ट के सॉल्यूशन भी भेज रहा हूँ। गुड, बाय। आज रात को सब अपलोड कर दूंगा, कल सुबह हो जाएगा।